आप लोग, अच्छा 1 मिनट, यही है ग्रीन बोर्ड? हाँ ग्रीन यही है। थोड़ा सा कलर को लेकर के हमें भाई कंफ्यूजन रहता है। ये ग्रीन है ना, यहाँ पे तो दिख रही है ना चीजें, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान देते हैं, खास करके अपने यहाँ पे राजकीय चिन्ह की जब बात करते हैं तो राजकीय चिन्ह के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा। हमने बताया कि राजकीय सिंबल के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, तो राजकीय सिंबल के रूप में हम उत्तर प्रदेश सरकार का जो वर्तमान क्या क्या है ये आपका बिंदु देख मिलता है। अब अगर जो इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि ये ग्रीन बोर्ड है ना, ग्रीन दूसरा होता है, वही बताओ कौन सा है, क्योंकि कलर हमें ना पता। ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसके नीचे ये, तो ये ग्रीन थोड़ी ना है। अच्छा, तो फिर लाइट का फ्लैक्शन होगा वो दिखेगा, तो वाइट ना चाहिए, ग्रीन चाहिए। तो ग्रीन में ये ना सही रहेगा, ये हमें लग रहा है सही लग रहा है, हल्का है। हाँ ग्रीन है ना, कलर बता दो बस, क्योंकि कलर हमें ना पता भाई। हाँ महाराज, तो ग्रीन कौन सा है जल्दी बता दो। ये वाला है, ये सही है कि ये सही है जो चल रहा था, ये सही है, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक आपको चीज़ें दिख रही होंगी, क्लियर है। अब देखो व्हाइट बोर्ड सही था, ठीक है, वाइट, वाह भाई वाह, वाइट। चलो तो फिर हम वाइट ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद हम चेंज ना करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ वो ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ी ना बैठे हैं कि 10 रुपये पे गाना बदल दो, ठीक है। चलो वाइट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। इतना तो आपके पास भी क्या होना चाहिए, नज़रिया विकसित होना चाहिए कि क्या चीज़ें लिखी जा रही हैं और किस तरीके से लिखी जा रही हैं, ठीक है। हम कुछ ना करने वाले, क्लियर। तो यहाँ पे हमने चर्चा किया कि राजकीय चिन्ह की जब बात करते हैं तो चिन्ह के अंतर्गत जैसा कि चर्चा किया कि एक क्या है, एक आपका तीर धनुष है। क्या है? एक आपको यहाँ पे तीर धनुष की संकल्पना देख मिलती है। और तीर धनुष के अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ निचले क्रम में क्या हो जाती हैं, आपकी 2 मछलियां हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? 2 मछली हो जाती है। और मछली के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, विशेषतः 2 चीजें और देख मिलती हैं। यहाँ पे आपने देखा, इसकी जब बात करते हैं खासा, तो ये वाला जो बिंदु है एक गहरी पट्टी के रूप में, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम अपने यहाँ पे नाम देते हैं, खास करके अगर बात करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है अपने यहाँ पे, ये जो गहरी पट्टी है, इस गहरी पट्टी को हम अपने यहाँ पे, एक तो होती है गंगा नदी। क्या नदी होती है? एक नदी का स्वरूप होता है गंगा, और प्लस में अगर बात करें तो ये हो जाती है यमुना। चूंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में 2 बड़ी नदियां, अर्थात यूं कह सकते हैं कि ग्रीन, और ग्रीन के अलावा यमुना, तो इन दोनों के द्वारा ही हमारे प्रदेश में बड़े स्तर पर सिंचाई, पीने का पानी और पूरा मैदानी भाग जो है वो इसी के द्वारा डेवलप है। तो इस कारण से आपने बड़े स्तर पर सुना होगा गंगा जमुनी तहजीब। तो उसी तरीके से गंगा यमुना नदियों की जब बात करते हैं तो उन गंगा और यमुना नदियों के संगम को प्रदर्शित करता हुआ ये पट्टी आपको देखने को मिलता है। अब अगर जो यहाँ पे बात करें तो ये तीर धनुष हमने क्यों यहाँ पे चुना है, तो ध्यान रखिएगा तीर धनुष, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में संबंधित होते हैं भगवान राम, और भगवान राम की जब बात की जाती है तो उनका क्रम होता है राम राज्य, और राम राज्य की संकल्पना को आधारित किया जाए, क्योंकि आपने राम राज्य को बहुत अच्छा माना है, तो उस राम राज्य की संकल्पना को आधारित करते हुए कहीं न कहीं कह सकते हो कि इसको लिया गया है, ठीक है। तो राम के शासन के स्वरूप में क्या लिया गया है, कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे तीर धनुष को एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो 2 मछली, अब ये 2 मछली क्यों ली गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे क्या था, नवाबों का शासन था। तो नवाब के अगर जो संदर्भ की बात करते हैं तो नवाब का ये क्या हो जाता है, नवाबों के शासन प्रशासन की अगर बात करते हैं तो नवाबों के जीवन शैली से संबंधित हो जाता है आपका ये 2 मछलियों का संबंध। और बाकी गंगा यमुना तो हमारी प्राणदायिनी कहीं न कहीं नदियों का स्वरूप होती हैं, तो इस कारण से इसको हम प्रमुखता से अपने चिन्ह के अंतर्गत समाहित करते हैं। और यहां पे अगर देखा जाए तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा कि ये जो चिन्ह हमने लिया था इसको आखिर स्वीकार कब किया, इस चिन्ह को हमने स्वीकार कब किया, तो ये किया था सन 1938 में। कब? सन 1938 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे हमने क्या किया, इस चिन्ह को अपने प्रदेश में स्वीकार किया था, ठीक है। चिन्ह की जब बात करते हैं तो इस चिन्ह को जो स्वीकार किया गया वो सन 1938 में स्वीकार किया गया था। सन विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार इसको क्या किया गया है, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। कई बार क्या किया गया, इसको परीक्षा में पूछा गया है कि हमारे प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो राजकीय चिन्ह क्या होता है, तो राजकीय
राजकीय चिन्ह विशेष आपका क्लियर हो गया कि क्या होता है। एक वृत्त के अंतर्गत एक तीर धनुष है जो कि भगवान राम के राम राज्य की संकल्पना को दिखाता है। बाकी दो मछलियां हैं, ये दो मछलियां नवाबों के जीवन अर्थात उनके शासन को प्रदर्शित करती हैं। और इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे जो एक बिंदु होता है गंगा और यमुना के रूप में, तो गंगा यमुना कहीं न कहीं मोक्षदायिनी प्राणदायिनी के रूप में और हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी के रूप में देख मिलती हैं, तो उनका संदर्भ हो जाता है। और इस सिंबल को हमने कब अपनाया, तो अंग्रेजों के काल में अर्थात ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ही इसको सन 1938 में अपना लिया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट अगर जो संदर्भ की बात करते हैं तो यही चिन्ह के अंतर्गत ही हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है एक चिन्ह के रूप में, आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। खास करके उस चिन्ह की जब बात करते हैं तो वो हमारे लिए काफी मशहूर होता है और वो हो जाता है आपका फूल के रूप में। क्या बोलते हैं, उस फूल की जब बात करते हैं तो उस फूल का नाम भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस फूल की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश की क्या हो जाती है, राजकीय फूल के रूप में देख मिलती है। क्या हो जाता है, प्रदेश के क्रम में अगर बात करते हैं तो प्रदेश के क्रम में खास करके जब हम बात करते हैं किसका, राजकीय फूल का नाम, तो ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश का जो राजकीय फूल है क्या है, राजकीय फूल है। इस राजकीय फूल की जब बात करते हैं तो ये वो नए वर्ष वाला संदर्भ ना है कि फूल है गुलाब का क्या कहते हैं, चमेली ना समझना और दोस्त हैं तुम्हारे सहेली ना समझना, कुछ इस टाइप का लाइन लिखते थे बच्चे जब रहते थे। वो 8 आने का क्या करते थे, ग्रीटिंग कार्ड वगैरह देते थे। हालांकि अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो सीधे हम क्या करते हैं, इमोजी भेज देते हैं और ग्रीटिंग कार्ड वगैरह भेज देते हैं, लेकिन बचपन में ये संदर्भ चलता था। खैर वहाँ पे अगर हम फूल की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश का फूल क्या है, ध्यान रखिएगा फूल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कई सारी बुक में दिया भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश का जो पहले फूल था वो ब्रह्म कमल हुआ करता था। लेकिन ब्रह्म कमल की जब बात करते हैं तो जब उत्तराखंड नाम से नया राज्य बना तो उसने क्या किया, ब्रह्म कमल को पूरी तरीके से ले लिया। तो हमारे यहाँ पे पाए जाने वाला जो प्रमुखतः फूल था उसका नाम था पलाश। क्या नाम था, इसका नाम था पलाश। और इसी पलाश को हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे इसको चयनित किए हुए हैं। और इस पलाश की जब बात करते हैं तो इस पलाश को खासा ध्यान रखिएगा, इस पलाश को ही हम अपने यहाँ पे एक और नाम देते हैं, इसको अंग्रेजी में टीसू भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसको टीसू भी कहा जाता है। टीसू विशेषतः पलाश या फिर इसको टेसू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये पलाश या टेसू जो आपका स्वीकृत किया गया, तो ये कब स्वीकृत किया गया, क्योंकि ये बाद में स्वीकृत किया गया, जैसा कि हमने चर्चा किया उत्तराखंड बनने के बाद। तो ये कब स्वीकृत किया गया, तो ये स्वीकृत किया गया था 4 जनवरी 2011 को। कब, 4 जनवरी 2011 को इसको स्वीकृत किया गया। और इसकी जब बात करते हैं तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, पलाश को कभी कभी हम अपने शब्दों में क्या कहते हैं, इसको जंगल की आग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको जंगल की आग भी कहते हैं, फायर ऑफ क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, फायर ऑफ फॉरेस्ट की भी संज्ञा दी जाती है खास करके इस फूल को। तो कभी हो सकता हो कि आपके उच्चारण के रूप में पूछ ले कि आखिर एक फूल होता है जिसको हम जंगल की आग संज्ञा देते हैं, तो वो फूल कौन सा होता है, तो वो ध्यान रखिएगा आपका पलाश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ जो हो जाएगा वो हो जाएगा पलाश का संदर्भ। ठीक है, पलाश की जब बात करते हैं तो पलाश का क्रम आपको विशेषतः देखने को मिलता है। क्लियर है, यहाँ तक बिंदु क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अगला जो संदर्भ आता है वो हमारे यहाँ पे पुनः आता है और वो आता है जानवर के रूप में। इस जानवर की अगर बात करते हैं तो जानवर को क्या बोलते हैं, तो जानवर को कहीं ना कहीं हम अपने यहाँ पे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं बारहसिंघा। क्या नाम देते हैं, इस जानवर की अगर बात करते हैं तो इस जानवर को हम नाम देते हैं बारहसिंघा। ये जानवर विशेष है। ठीक है, इस जानवर की जब बात करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है बारहसिंघा। तो विशेष ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश का जो राजकीय पशु है क्या है, कहीं न कहीं कह सकते हो कि राजकीय पशु। तो राजकीय पशु की जब बात करते हैं तो राजकीय पशु कौन सा है, तो ये है बारहसिंघा। इसे बारहसिंघा क्यों बोला जाता है, तो नाम से ही पता चल रहा है एक ऐसा जानवर जिसके पास क्या होगा, ये जो सींग होंगे इन सींगों में क्या होगा, मुख्य तो एक सींग है लेकिन आप देख सकते हैं कि सींग के बाद भी क्या हुआ है, इसकी ब्रांचें निकली हुई हैं। तो कई सारी सींगों के ग्रुप होने के नाते इसको हम नाम देते हैं बारहसिंघा। इस बारहसिंघा की जब बात करते हैं तो इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है इसे हम अपने यहाँ पे स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम अपने यहाँ पे स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बारहसिंघा या फिर आपका स्वैम्प डियर जो होता है वो आपके प्रदेश का क्या होता है, राजकीय पशु के रूप में देखने
देखने को मिलता है। क्या हो जाता है? राजकीय पशु की जब बात करते हैं तो राजकीय पशु के अंतर्गत खास करके स्वयंपडीरा या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, बारहसिंघा का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? बारहसिंघा, या जिसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम स्वयंपडीयर की संज्ञा दे देते हैं। ठीक है, बारहसिंघा या फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, स्वयंपडीयर की संज्ञा प्रमुखता से दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, खास करके जब हम चिन्हों की बात करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर जो हम यहीं पे बात करें तो अगला जो संदर्भ आता है वो आता है पेड़ का। ठीक है, पेड़ अर्थात राजकीय पेड़ की जब बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, तो पेड़ के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा किसको हम नाम देते हैं, तो वो नाम देते हैं अपने यहाँ पे हम खासा अशोक को नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ये जो आप पेड़ देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, अशोक का पेड़ है, और यही अशोक का पेड़ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हमारे प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो जाता है। ठीक है, राजकीय वृक्ष की संकल्पना की जब बात करते हैं तो राजकीय वृक्ष के रूप में हमने जो चयनित किया है अपने प्रदेश में तो राजकीय वृक्ष, और राजकीय वृक्ष के रूप में अगर जो देखा जाए तो राजकीय वृक्ष हमारे प्रदेश का कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा राजकीय वृक्ष बड़े आराम से आप जान सकते हैं। आपने देखा होगा खास करके बड़े स्तर पे आपके लोकेशन वगैरह में लगाया जाता है, गार्डन वगैरह में सजाने के लिए। तो अशोक की जब बात करते हैं तो अशोक की जब बात करते हैं तो अशोक का क्रम हो जाता है आपके यहाँ पे राजकीय गार्डन के रूप में। ठीक है, राजकीय गार्डन की जब बात करते हैं, खास करके राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो पेड़ के रूप में हम देखते हैं किसका नाम, तो ये आपको देख मिलता है किसका, अशोक का नाम। ये सारे कब लिए गए, तो जाहिर सी बात है ये सारे जब लिए गए थे अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद लिए गए थे। क्लियर है? क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके राजकीय फूल आपका पलाश टेसू के रूप में, राजकीय पशु बारहसिंघा के रूप में, और राजकीय वृक्ष आपका किसके रूप में, अशोक के रूप में। क्लियर है? यहां तक बिंदु क्लियर है? चलिएगा इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला जो बिंदु आता है, अगला जो पड़ाव आता है वो आता है राजकीय खेल का। क्या नाम होता है? अगला जो आता है वो आता है राजकीय खेल का। और खेल के रूप में अगर देखा जाए तो खेल हमारे प्रदेश की क्या हो जाती है, खेल हमारे प्रदेश की होती जो है वो आपको देख मिलती है हॉकी के रूप में। ठीक है, हॉकी की जब बात करते हैं तो हॉकी का संदर्भ हमारे प्रदेश से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही हमारे प्रदेश का क्या होता है, वर्तमान में राजकीय खेल है। क्या है? अगर जो हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश में राजकीय खेल, ठीक है, खेल खिलाड़ी की जब बात करते हैं तो राजकीय खेल हमारे प्रदेश से क्या है, तो ये आपका हो जाता है हॉकी। ठीक है, हॉकी की जब बात करते हैं तो हॉकी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, राजकीय खेल के रूप में देखने को मिलता है। स्टेट गेम की जब बात करते हैं तो स्टेट गेम क्या हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है स्टेट गेम का संदर्भ राजकीय खेल के रूप में। सिंबल का नाम बताएं तो सिंबल का नाम तो कुछ ऐसा इंडिविजुअल नहीं रखा गया है, खास करके सिंबल का जो पूरा संदर्भ है वो यही है उत्तर प्रदेश का राजकीय सिंबल, और जिसको हम देखते हैं कि एक वृत्त में तीर धनुष प्लस में 2 मछली और आपकी गंगा जमुना नदी का संदर्भ। ठीक है, उसका कोई इंडिविजुअल नाम नहीं दिया गया है, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक ध्यान रखिएगा राजकीय खेल आपका क्या हो जाता है, हॉकी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, खेल के बाद अगर जो देखा जाए तो हमारे ही प्रदेश में खास करके हम किसकी बात करते हैं, फल की बात करते हैं। और जाहिर सी बात है फल के रूप में अगर जो देखा जाए तो फल क्या हो जाएगा, तो फल आपका हो जाएगा, खास करके अगर बात करते हैं फलों की तो फलों का राजा आपका आम, तो ये क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश का राजकीय फल हो जाता है। ठीक है, राजकीय फल की अगर बात करते हैं तो राजकीय फल का जो संदर्भ होता है वो आपको देख मिलता है खास करके आम के रूप में। ठीक है, राजकीय फल, और राजकीय फल की जब बात करते हैं तो ये नाम देख मिलता है किसके रूप में, तो ये हो जाता है आम। आम या जिसको हम फलों का राजा भी कहते हैं, या जिसको मैंगो की संज्ञा दी जाती है, तो राजकीय फल आपका आम हो जाता है। और आम के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे एक और ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम अपने यहाँ पे बात करें तो एक और चीज़ देख मिलती है, और उसका संदर्भ हो जाता है हमारे यहाँ पे खास करके किसका, तो वो हो जाता है हमारे प्रदेश के क्रम में खास करके जो राजकीय पक्षी होती है। क्या नाम होता है, राजकीय पक्षी की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि राजकीय पक्षी का जो संदर्भ होता है वो हो जाता है सारस या फिर क्रोंच के रूप में। किसके रूप में, राजकीय पक्षी की जब बात करते हैं तो राजकीय पक्षी के रूप में जो नाम देख मिलता है वो हो जाता है सारस या फिर क्रोंच के रूप में। ठीक है, राजकीय पक्षी। और पक्षी की जब बात करते हैं तो पक्षी का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, इसको हम नाम देते हैं सारस, सारस या इसको हम क्रोंच की संज्ञा देते हैं। ठीक है, सारस या फिर क्रोंच।
ठीक है, सारस या फिर इसको हम क्रोच की संज्ञा देते हैं। आपने लोकल में बड़े स्तर पे इसको देखा भी होगा, खास करके किसका नाम, पक्षी का नाम, जो कि आपको सारस या फिर क्रोच के रूप में मिलता है। एक छोटा सा संदर्भ यहीं पे और लेना चाहेंगे, खास करके हमारे यहाँ पे एक मिठाई भी इस्तेमाल की जाती है। हालांकि परीक्षा में तो नाम पूछा जाता है, लेकिन जब जानकारी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे जो मिठाई का संदर्भ होता है वो क्या हो जाता है, तो वो आपको देख मिलता है जलेबी बाई के रूप में। किसके रूप में, जलेबी बाई की जब बात करते हैं तो यही जलेबी बाई क्या हो जाती हैं, हमारे प्रदेश की प्रमुखता से मिठाई के स्वरूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं पर नोटिस कर लेते हैं, खास करके लिख के चलते हैं, क्योंकि इसका भी संदर्भ कहीं ना कहीं आपका देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, खास करके किसका नाम, ये हो जाता है हमारे यहाँ पे राजकीय मिठाई, राजकीय मिठाई। और राजकीय मिठाई की जब बात करते हैं तो इसका क्रम तो ये हो जाता है जलेबी। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बिंदु क्लियर है। राजकीय मिठाई जलेबी के रूप में क्या हो जाता है, आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, तो यहां तक बिंदु हमें लगता है कि आपका कंफर्म होगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपको कहीं ना कहीं कंफर्म देखने मिलती हैं। इनके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधा सा प्रश्न बनता है कि राजकीय खेल कौन सा है, तो ये आपका हॉकी हो जाता है। राजकीय फल कौन सा है, तो ये आपको आम देख मिलता है। राजकीय पक्षी की जब बात करते हैं तो ये कौन सा होता है, तो ये सारस और क्रोच के रूप में। राजकीय मिठाई की जब बात करते हैं तो ये कौन सी होती है, तो राजकीय मिठाई आपको देख मिलती है खास करके जलेबी के रूप में। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक बिंदु अगर जो क्लियर है, तो इससे आगे बढ़ने की अगर बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे भाषा की भी दरकार की जाती है। क्योंकि किसी भी राज्य में अगर जो आप रहते होंगे तो उस राज्य में भाषा, बोलचाल की जो भाषा होती है उसका भी प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाता है। तो इस भाषा के स्वरूप में अगर जो देखा जाए तो भाषा के स्वरूप में विशेषता ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बिंदु राजकीय भाषा का, ठीक है, किसका, राजकीय भाषा का। और राजकीय भाषा के स्वरूप में अगर जो बात करें तो हमारे प्रदेश की राजकीय भाषा कैसी है, तो आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश की जो राजकीय भाषा है कि ये वाला लाइन दिख रहा है कि ना दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि मतलब बिल्कुल हल्का है, दिख रहा है ना, ठीक है। फिर राजकीय भाषा की जब बात करते हैं तो राजकीय भाषा का जो संदर्भ होता है वो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, हिंदी भाषा बड़े स्तर पे इस्तेमाल की जाती है। कौन सी, हिंदी भाषा प्रमुखता से हम इस्तेमाल करते हैं। और इस हिंदी की जब बात करें तो इसको हमने सन 1947 से करना इस्तेमाल किया। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का कौन सा स्वरूप, क्योंकि भाषा के अंतर्गत कई सारे बिंदु आपने पढ़े होंगे। अगर जो इसकी बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो बिंदु होता है हिंदी भाषा का, तो वो होता है देवनागरी लिपि। आप लिपि में जानते होंगे देवनागरी लिपि, तो उस देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो हिंदी भाषा बोली जाती है उसका हम बड़े स्तर पे क्या करते हैं, इस्तेमाल अपने कह सकते हो कि जो सरकारी कार्यालय वगैरह होती हैं, जो आपकी राजकाज की भाषा होती है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाती है, राजकीय भाषा के रूप में हिंदी जो कि देवनागरी लिपि है वो सन 1947 में हमने अपनाया। लेकिन ये जो अपनाया था वो केवल अपना लिया था, लेकिन हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ये बोला गया कि भैया ये जो हमने भाषा अपनाया है ये देखने के लिए नहीं अपनाया, इसको हमें सरकारी कार्यालयों में भी प्रयोग करना है। और यूं कह सकते हैं कि सरकारी कार्यालय में, किसके लिए, सरकारी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में एक तरीके से कह सकते हो कि जब हम प्रयोग की बात करते हैं, किसके लिए, सरकारी कार्यालय में यूज करने की बात करते हैं, तो इसको अनिवार्य कब कर दिया गया, सरकारी कार्यालय में इसको अनिवार्य कब कर दिया गया कि हमारे यहाँ पे जितने भी कार्यालय हैं उनमें क्या किया जाएगा, हिंदी भाषा प्रमुखता से बोला जाएगा। तो ये दिवस था 26 जनवरी सन 1968। कब था, 26 जनवरी सन 1968 की जब बात करते हैं तो इस दिवस में हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि जो हमारे सरकारी कार्यालय होते हैं उनमें हमें हिंदी भाषा जो कि देवनागरी लिपि है उसका बड़े स्तर पर क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा, खास करके चूंकि आप भी जानते हैं कि हिंदी भाषा बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हमारे प्रदेश में एक बड़ी जनसंख्या क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं कह सकते हो इस्तेमाल होती है।
तो हमारे यहाँ पे एक बड़ी जनसंख्या जो होती है वो आपकी होती है उर्दू भाषा बोलने वाली। तो उन लोगों ने भी प्रतिवेदन किया और एक तरीके से कह सकते हो कि उन्होंने भी आधार रखा कि भैया हमारी भाषा को भी सम्मान दिया जाए, और उसी कारण से कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, हमने क्या किया, अपने यहाँ पे एक दूसरी भाषा का भी संदर्भ रखा। ठीक है, तो कह सकते हो कि सरकारी कार्यालयों में और राजकीय भाषा के क्रम में ये पहली भाषा हिंदी हो गई, लेकिन दूसरी भाषा की जब बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में हमने दूसरी भाषा का जो संदर्भ लिया वो लिया था उर्दू का। क्या लिया था? उर्दू भाषा की जब बात करते हैं तो इस उर्दू भाषा को अपनाया था, और ये अपनाया था सन 1989 में। कब अपनाया था? सन 1989 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे हमने अपने प्रदेश में उर्दू भाषा को बड़े स्तर पे अपनाया। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक अगर जो बिंदु क्लियर है तो हमें लगता है कि आज की क्लास सफल हो गई। ठीक है, क्योंकि इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नहीं ये, अरे भैया यहाँ पे हम राष्ट्रीय थोड़ी ना कहीं पे लिखे हैं। एक चीज बता दो, यहाँ पे कोई शब्द ऐसा लिखा है जहां पे लिखा है राष्ट्रीय? राष्ट्रीय तो नहीं लिखा है। ये सारे जो बिंदु लिखे हैं वो लिखे हैं राजकीय, 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 अर्थात ये राज्य स्तर के हैं। ठीक है, राजकीय का संदर्भ जो है वो हमारे राज्य स्तर का है, जबकि अगर जो राष्ट्रीय की बात करते हैं तब वो देश स्तर का होता है। तो यहां तक कोई संशय हो अगर जो तो एक बार बता दें। ठीक है, क्लियर? अरे पढ़ लेते तो बहुत अच्छा लगता, बाकी तो चीजें आपको क्लियर ही हैं। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर है? अरे परेशान ना हो। ठीक है, क्लास ना बंद हो रही है, परेशान ना हो। ठीक है, क्लास ना बंद हो रही है। यहां तक अगर जो कोई दिक्कत हो तो इसको बताएं। ठीक है, यहां तक अगर जो कोई दिक्कत हो तो इसे बता दें। पीडीएफ नहीं मिलती इस क्लास का, पीडीएफ बिल्कुल नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर हम पीडीएफ दे देंगे तो पढ़ाएंगे क्या? ठीक है, अरे परेशान ना हो। ठीक है, ना अपने परेशान हो ना हमें परेशान करो, क्योंकि पीडीएफ तुरंत मिल जाती है, लगभग 1 घंटे के अंदर आपकी क्लास के साथ तुरंत पीडीएफ मिल जाती है। तो पीडीएफ के लिए इतना परेशान ना हो। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका क्रम देखने मिलता है। अब जैसा कि हमने चर्चा किया, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु था, ये राजकीय सिंबल तो कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन इसके बाद हम अपने यहाँ पे जैसा कि हमने प्रशासनिक ढांचा का संदर्भ लिया था सिलेबस में, तो उस प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत जो बिंदु होता है प्रशासन का, उस प्रशासन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, उस प्रशासन की अगर बात करते हैं तो उस प्रशासन को हम कैसे कर पाते हैं और कैसे उसका संदर्भ देखने मिलता है। अगर जो उसकी बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। और आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्रशासन का संदर्भ होता है उसका अलग अलग स्तर होता है। हम अगले पेज से उसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहां से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम आज अगर जो बात करें तो आपके प्रशासनिक ढांचे का, किसका? प्रशासनिक ढांचा। और इस प्रशासनिक ढांचे की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं हमारे प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत जो संबंध होता है वो क्या हो जाता है। अगर जो इसकी बात करें तो इस क्रम में विशेष प्रशासनिक ढांचे की जब बात करते हैं तो प्रशासनिक ढांचा इन द सेंस कह सकते हो कि शासन प्रशासन की जब बात की जाती है तो उसके प्रमुख इकाइयों की बात की जाती है। क्योंकि आप भी जानते हैं प्रशासनिक ढांचा के अंतर्गत हमारा जो सबसे बड़ा पहलू है वो है भारत देश के अंतर्गत एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में आपको एक मुख्यमंत्री होते हैं और एक राज्यपाल होते हैं। क्या वो गांव स्तर पे जाके शासन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर में डिवाइड करते हैं। और इस आधार पे अगर जो देखा जाए तो हम अपने यहाँ पे इस राज्य को डिवाइड करते हैं, विशेष अगर जो देखा जाए तो मंडल में। किसमें? मंडल में डिवाइड करते हैं, और इसी मंडल को ही हम अपने यहाँ पे संभाग की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मंडल या फिर इसको ही हम क्या बोलते हैं, संभाग की संज्ञा देते हैं। और ध्यान रखिएगा वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। कितनी है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो मंडलों की संख्या है वो आपको 18 देखने मिलती है। और इसी क्रम में अगर बात करें तो जाहिर सी बात है अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर 18वां मंडल कौन सा है। तो ये आपका होता है अलीगढ़ के रूप में। किसके रूप में? अलीगढ़ की जब बात करते हैं तो ये अलीगढ़ आपके प्रदेश का 18वां मंडल है जिसको सन 2008 में बनाया गया था। ठीक है, अलीगढ़ की जब बात करते हैं तो अलीगढ़ हमारे प्रदेश का 18वां मंडल होता है। और इस 18वें मंडल की जब बात करते हैं तो इस 18वें मंडल को सन 2008 में विशेषतः निर्मित किया गया था। जबकि मंडल के बाद जो हमारा अगला पड़ाव आता है वो आता है जिले का। और जिले के स्वरूप में अगर जो देखा जाए तो हमारे प्रदेश में कुल कितने जिले हैं आप भी जानते हैं। हमारे प्रदेश में कुल 12 जिले हैं, ऐसा है? नहीं, हमारे प्रदेश में कुल 15 जिले हैं।
कभी नहीं है। उत्तर प्रदेश में 100 जिले हैं, कभी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में जिलों की संख्या है वो है 75। तो यहां पे अगर बात करें तो हमारा अगला जो बिंदु होता है वो होता है जनपद, और जनपद जिसे हम कभी कभी जिला भी कहते हैं, ठीक है, जिला या फिर आपका जनपद, जिसको हम अपने यहाँ पे खास करके डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं। अगर इनकी बात करते हैं तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा कुल 75 जिले हैं। कितने? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने हो जाते हैं, ये आपको 75 के रूप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 75 आपको देखने को मिलती है। साथ ही अगर यहीं पर हम बात करें तहसील की, क्योंकि आप भी जानते हैं जिला के बाद जो हमारा प्रशासन का अगला संदर्भ होता है वो हो जाता है तहसील, और इस तहसील की जब बात करते हैं तो तहसील की संख्या कितनी होती है, तो तहसील की संख्या वर्तमान उत्तर प्रदेश में क्या हो जाती है, ये आपको 351 देखने मिलती है। कितनी? तहसीलों की संख्या वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 351 प्रमुखता से देखने को मिलती है। जबकि इस तहसील के अलावा अगर हम प्रशासन की बात करें तो इस प्रशासन में हमें अगला जो बिंदु होता है वो देखने मिलता है आपका ब्लॉक के स्तर पे, ब्लॉक या जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे प्रखंड की संज्ञा देते हैं, ठीक है, ब्लॉक या फिर जिसे हम प्रखंड की संज्ञा देते हैं। अगर जो उसकी बात करते हैं तो उसका क्रम, ठीक है, ब्लॉक या फिर प्रखंड की जब बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा इसकी संख्या होती है 826, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी जो सरकारी आंकड़े हैं जो बुक्स वगैरह है उसमें 826 है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा अभी एक नया क्या किया गया है, प्रखंड को डेवलप कर दिया गया है। तो इस कारण से यहां पे वर्तमान ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 827, ठीक है, 827 क्या हो चुकी हैं, वर्तमान में हो चुकी हैं। अब यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस बिंदु को हम बार बार यहां पे नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे इस बिंदु को हम बार बार यहां पे नोटिफाई कर रहे हैं कि वर्तमान में जो ब्लॉकों की संख्या है, ब्लॉक या जिसको हम प्रखंड बोलते हैं, उसकी संख्या जो बुक्स में है, जो रिपोर्ट वगैरह में है, जो सरकारी साइट पे है वो 826 है, लेकिन सरकार के द्वारा एक नया डेवलप कर दिया गया है। तो इस कारण से आने वाले दिनों में आपकी क्या हो जाएगी, 827 हो जाएगी। तो ये आंकड़ा आपका हो सकता है 1 महीने 2 महीने 4 महीने जब भी अपडेट हो जाए, तो इस कारण से हमने बता दिया, क्यों, क्योंकि ये अपडेट होके आया है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक बिंदु ध्यान रखिएगा। खास करके जब बात करें ब्लॉक या प्रखंड की तो इनकी संख्या 826 है, और वर्तमान में कितनी हो जाती है, क्योंकि एक नया डेवलप किया गया, तो इस कारण से आपका 827 प्रमुखता से देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पे अगर बात करते हैं तो इसी के साथ एक बिंदु और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लॉक और प्रखंड के बाद अगला जो पड़ाव आता है वो आता है गांव का। और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत की कुल कितनी संख्या है, और ग्राम पंचायत हमारे यहाँ पे स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसकी संख्या विशेष ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या है 59,073। कितनी हो जाती है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल गांव पंचायतों की संख्या 59,073 है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? अलीगढ़ नहीं है, आजमगढ़ है, बहुत अच्छी बात है। तो आपका आजमगढ़ बना होगा, लेकिन हमें नहीं पता है, हमें जो पता है वो अलीगढ़ के बारे में पता है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी छीका टिप्पणी ना करें, अगर जो कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उसे केवल बताएं, ठीक है। हद है पूरी तरीके से, यही खत्म कर दिए क्या, बड़ा कौन छोटा कौन। अभी तो केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं ना, मतलब एक ही दिन में, पहले वो 3 दिन में वाला यूपीजी के ना है, ठीक है, 3 दिन वाला जो यूपीजी के है वो बंगाली बाबा के पास मिलेगा, रोडवेज और रेलवे स्टेशन बस अड्डे के पीछे। यहाँ पे अगर जो पढ़ रहे हो तो कायदे से बैठ जाओ, क्योंकि ये क्लास 35 से 40 घंटे चलने वाली, जिसमें हम विस्तृत तरीके से सारे संदर्भों को अध्ययन करेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि अगर जो आप इस क्लास में विश्वास के साथ जुड़े हैं, खास करके हमारा कोड लगा के जुड़े हैं, तो यूपीजी के में आपको तो कोई नहीं पिछाड़ सकता, क्योंकि यूट्यूब वाले एप्लीकेशन पे तो आपको डिटेल कराया जाता है। यूट्यूब वाले भी इतने दम से कहते हैं कि अगर जो पीसीएस जैसी परीक्षा होती है तो उस पीसीएस जैसी परीक्षा में प्रश्नों को नस्ता नाबूद करने के उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है, उसके पास उतनी हिम्मत होती है कि यूपीजी के वाली क्लास करके और वो क्या करता है, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करता है। तो आप तो एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, इस बात का जरा सा भी आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि ये वाला बिंदु छूटेगा या फिर ये वाला बिंदु नहीं बताया जाएगा। क्लियर है? अब देखो मंडन नहीं समझ में आया, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो अगर जो बात करते हैं तो इसका जो संदर्भ है, हमने बताया प्रशासन के दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, चीज़ों का बंटवारा करते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बार बार लेते हैं कि अगर जो हमारे घर में शादी है और शादी होने के अंतर्गत, ठीक है, शादी होने के अंतर्गत अगर जो हमने कहा कि भैया शादी की जो पूरी कार्रवाई होगी, जो पूरी कवायद होगी वो हमारे द्वारा डेवलप की जाएगी, तो एक चीज़ बता दो, ये संभव हो पाएगा? कभी ना होगा, क्योंकि एक अकेला आदमी पूरी तरीके से परेशान हो जाएगा। लेकिन उसी शादी के
अंतर्गत अगर जो हमने बोला कि चाचा जी आप क्या करेगा, टेंट वाला काम देख लीजिएगा, भाई तू क्या करना, मिठाई का काम देख लेना, पापा से बोल दिया कि वो जो फूल माले वाला संबंध है उसको आप देख लीजिएगा, मम्मी से बोला कि जो घर में आपके रिश्तेदार आते हैं उनको देख लिया, चाची को बोल दिया कि जो पड़ोसी वाले आते हैं उनको देख लेना, इसी के साथ अपने छोटे भाई को बोला कि जो रिश्तेदारियों में जाना वाना है उसको तुम देख लेना, या इवन अगर जो हमारे रिलेटिव होते हैं उनको कुछ काम दे दिया कि जनरेटर का काम तुम्हारा हो गया, लाइटिंग का तुम्हारा हो गया, टेंट वाला तुम्हारा हो गया। तो सबको हमने जब काम डिवाइड कर दिया तो एक चीज बता दीजिए, कोई व्यक्ति परेशान होगा, क्यों? क्योंकि उसका पूरा फोकस उसके ऊपर हो जाएगा और शासन प्रशासन यानी कि जो पूरा व्यवस्था होता है उसमें वो पूरी तरीके से समुचित तरीके से कार्रवाई भी करेगा। और शादी आपने देखा होगा जहां पे एक आदमी पूरा मालिक होता है वो शादी परेशान हो जाता है, जबकि जहां पे हम देखते हैं चीजों को डिवाइड कर देते हैं तो प्रबंधन इतना अच्छा होता है कि भविष्य में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम पैटर्न आपका हो जाता है कि हम जब प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन में प्रशासन की इकाइयों को डिवाइड करके देखते हैं। तभी आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य एक है लेकिन इसने क्या किया, अपने प्रदेश को 18 अलग अलग भागों में डिवाइड किया। इस 18 भागों को फिर क्या किया, इसने 75 अलग अलग भागों में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि प्रशासन और विस्तारित हो। और 75 के बाद तहसील बनाई, फिर क्या किया, उसे 350 कर दिया। इसी तरीके से प्रखंड बनाया और निचले स्तर को फैलाया तो यहां पे 826 हो गए। जबकि गांव पंचायत की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या और विस्तारित की और स्थानीय शासन के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत आता है उसकी संख्या हो जाती है 59,073। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहां पे क्या हो जाता है, इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मंडल मतलब एक तरीके से मंडल अगर जो हम कह पाए तो जिला, और हमारे यहाँ पे खास करके जब हम बात करते हैं राज्य के तो उसके बीच में जो आपकी कमिश्नरी व्यवस्था बैठती है उसको हम देखते हैं किसके रूप में, मंडल के रूप में। ठीक है, मंडल का संदर्भ ये आपको देखने मिलता है जहां पे 4-5 जिलों का ग्रुप बना के एक मंडल घोषित कर दिया जाता है, जिससे उस मंडल की पूरी प्रशासन की कार्यविधि क्या होता है उस कमिश्नर के द्वारा विशेषतः देखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक कोई संशय, कोई संदेह, कोई बिंदु, कोई समस्या कुछ लग रही है? मंडल का नाम पूछा है, अरे भैया काहे परेशान कर दियो, मतलब यहीं पे हमने खत्म कर दिया, थोड़ा सा 1 मिनट का सब्र करो। ठीक है, यहां पे हमने केवल नाम बताए हैं, अभी विस्तृत चर्चा होगी, परेशान हो जाते हो 1 मिनट में, हम तो समझ ना पाते आपको। यहां तक बिंदु क्लियर है? चलिएगा, इसके अगले पड़ाव की अगर बात करते हैं तो आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया था तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थानीय शासन को डेवलप किया गया। और इस स्थानीय शासन की जब बात करते हैं खास करके लोकल गवर्नमेंट की, तो स्थानीय शासन का जो स्वरूप था वो 2 तरीके से था। ठीक है, स्थानीय शासन की अगर बात करें तो इस स्थानीय शासन का हमारे यहाँ पे 2 स्वरूप आपको देखने मिलता है। खास करके अगर बात करते हैं तो 2 स्वरूप कौन से होते हैं, तो एक होता है आपके गाँव में। ठीक है, अगर जो बात करें इस स्थानीय स्वरूप का तो एक जो था वो था आपके गांव स्तर पे, और एक जो था यानी कि ये कह सकते हो कि ग्रामीण, और ग्रामीण इन द सेंस विलेज एरिया, और दूसरा जो संदर्भ होता है वो आपका हो जाता है शहरी। क्या हो जाता है? दूसरा जो होता है वो आपका हो जाता है शहरी क्षेत्रों में। तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या किया, चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था और जिला को क्या माना, इसकी एक प्रमुख इकाई माना, तो जिला को हमने क्या किया, 3 स्तर में डिवाइड किया था। 3 स्तर में जो डिवाइड किया वो स्तर कौन कौन से थे, तो एक जो था उसका नाम था जिला परिषद। क्या नाम था? एक जो जिला स्तर पे था उसका नाम था जिला परिषद। अब जाहिर सी बात है जिला परिषद जो होगा वो जिला पे गठित किया जाएगा। तो वर्तमान में हमारे प्रदेश में जिले कितने हैं, तो इनकी कुल संख्या है 75। कितनी? वर्तमान में जिलों की जो कुल संख्या है वो आपकी हो जाती है 75। तो इन 75 जिलों के आधार पे हम जिला परिषद का गठन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो होता है वो होता है ब्लॉक, और ब्लॉक के अलावा अगर इसकी बात करें तो इसे हम प्रखंड की नाम देते हैं, और ये हो जाता है ब्लॉक परिषद या फिर आपका प्रखंड परिषद। हालांकि ब्लॉक कम, इसको हम क्या मानेंगे, क्षेत्र मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, क्षेत्र या फिर प्रखंड की बात करेंगे। ठीक है, क्षेत्र परिषद या फिर आपका प्रखंड परिषद। तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो वही ब्लॉक की संकल्पना है, अर्थात अगर जो हम बात करें तो इसकी संख्या वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 826 हो जाएगी। पुनः ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोटिस रखिएगा कि ये 826 हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि अभी आंकड़े 826 में है, लेकिन सरकार के द्वारा एक और बढ़ा दिया गया है, तो इस कारण से आने वाले दिनों में आपका
27 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा स्तर होता है क्षेत्र पंचायत का। और तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरा स्तर होता है आपका ग्राम पंचायत का। और इस ग्राम पंचायत की जब बात करते हैं तो आपने देखा भी कि हमारे प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायत की संख्या तो ये हो जाती है 59,073। कितनी? 59,073 की जब बात करते हैं तो ये प्रदेश में आपके गांव पंचायत की संख्या हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को विशेषतः ध्यान रखिएगा। हम जब बात करें किसको, ग्रामीण व्यवस्था में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है उसमें जो 3 स्तर होते हैं, सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत जिसकी संख्या 59,073, क्षेत्र पंचायत जिसकी संख्या 826 और जिला परिषद जिसकी संख्या 75 हो जाती है। अब अगर जो यहीं पे बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, शहरी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में इसका स्वरूप अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो इसके 3 स्तर होते हैं, पहले स्तर पे होता है आपका नगर निगम। ठीक है, पहले स्तर पे जो होता है वो आपका हो जाता है नगर निगम। और इस नगर निगम की जब बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम है। कितने? उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में कुल 17 नगर निगम है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अगला जो क्रम आता है नगर निगम के अंतर्गत ही खास करके दूसरा पड़ाव तो होता है नगर पालिका परिषद। क्या नाम होता है? खास करके अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये हो जाती है नगर पालिका परिषद। और नगर पालिका परिषद की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये आपको देख मिलती है 200। कुल कितनी हो जाती है? 200 वर्तमान में नगर पालिका परिषद हो जाती है। जबकि यहीं पर अगर जो देखा जाए तो आपका अगला जो तीसरा स्तर होता है वो होता है नगर पंचायत का। और नगर पंचायत के क्रम में अगर बात करें तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाती है 490। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे स्थानीय शासन के अंतर्गत शासन प्रशासन को हम जब 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो 2 भागों का जो स्वरूप होता है, एक होता है गांव में और एक होता है आपके शहरों में। तो इस गांव के अंतर्गत और शहरों के अंतर्गत जो अलग अलग तरीके से आपको देख मिलता है वो खासा इस तरीके से होता है। खास करके शहरों में इसकी संख्या नगर निगम, इसके अलावा नगर पालिका, इसके बाद नगर पंचायत जिनकी संख्या क्रम से 17, 200 और 490 ये क्या हो जाता है, ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कुछ लोग बोल रहे थे नया जिला कौन सा, नया जिला कौन सा, तो जिला का संदर्भ भी यहीं पे चलो बैक करके लिख देते हैं। चूंकि 75 जिले हमने बताए तो 75वां जिला कौन सा है केवल इसी बता दे, संतोष हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो ना होगी। 75वां जिला, तो 75वां जिला आप भी जानते हैं अमेठी नाम से होता है। और अमेठी की अगर बात करते हैं तो इसको सन 2013 में बनाया गया था। ठीक है, संतोष हो गया 75वां जिला, अंतिम जिला। नहीं तो पता चलता पूरी क्लास कर लेते और इन्हें सब ना होती कि अंतिम जिला कौन सा था। ठीक है, हालांकि आगे इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है, अंतिम जिले की जब बात करते हैं तो अंतिम जिले का संदर्भ जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपके 75वें जिले के रूप में। ठीक है, यहां तक बिंदु क्लियर है? यहां तक अगर जो कोई समस्या हो तो एक बार बता दे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो सागर जी, आप कह रहे हो गाँव की संख्या ना, वो गांव की संकल्पना हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। हम केवल क्या कर रहे हैं, ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जो प्रशासन की इकाई की बात की जा रही है। वैसे आप जो बता रहे हो ना वो तो हमारे यहाँ पे 1,06,000 करके है, 1,06,294 गाँव ये पूरे हो जाते हैं। लेकिन हम पूरे गाँव की संकल्पना थोड़ी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाँव का अलग अलग स्वरूप होता है। लेकिन हम पंचायत के क्रम में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत जो एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे निर्वाचन होता है उसकी संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण परेशान ना हो। ठीक है, वर्तमान में कारागार की संख्या कितनी है हमें नहीं पता है। ठीक है, कारागार की क्लास चल रही है, हद कर देते हो, यहां से ये उठा के फेंक के मारेंगे सही हो जाओगे, सिलेबस खत्म हो गया है। प्रशासन की इकाई चल रही है तो कारागार बता दे। अरे जिस दिन न्यायिक प्रशासन बताया जाएगा, इलाहाबाद की स्थापना बताई जाएगी, न्यायालय की बात की जाएगी, तब ना बताएंगे, तब फिर क्लेम करना। हद कर देते हो पूरी तरीके से। पहले दिवस में इन्हें मिट्टी बता दे, यहीं पे वन बता दे, यहीं पे जलवायु बता दे, यहीं पे वन बता दे, यहीं पे नदी बता दे, क्या करे फिर? एक ही क्लास होनी है, शांति ना रख पाते हैं। पूछ रहे हैं इसमें कोई समस्या है तो बताओ, तो इसमें ना निकला है, इसमें से बता दो ना कोई समस्या हो। कारागार क्या जेल में बंद होना है?
चलेगा। तो विशेषतः स्थानीय शासन की जब बात करते हैं तो उसके स्वरूप गांव क्षेत्र में इस तरीके से और शहरी क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम संदर्भ लेंगे अपने यहाँ पे जिलों का, चूंकि जिलों के ऊपर आधारित करते हुए कई सारे सीधे क्या होते हैं, क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर जो हम उन जिलों की बात करते हैं तो उसके स्वरूप का अध्ययन करने के लिए हम खासा कई बार करें कि हम मैप के सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगी। हालांकि हम कार्टियोग्राफिस्ट नहीं हैं, तो इस कारण से हम क्या करते हैं, रेडीमेड बनाया मैप का इस्तेमाल करते हैं और इसी आधार पर चीज़ों का अध्ययन करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ध्यान रखिएगा। हम अगर जो बात करें अपने जिले के संदर्भ में, अपने प्रदेश के अंतर्गत, तो आप भी जानते हैं किसकी बात की जा रही है, जिलों का आधार ले रहे हैं। और जिलों के आधार पे अगर जो हम बात करें सबसे प्रमुख खास करके कि जिलों की संख्या क्षेत्रफल के आधार पे, किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे अगर बात करें तो जो क्षेत्रफल का आधार होता है, उस क्षेत्रफल के आधार पे हमारे प्रदेश के सबसे बड़े जिले, ठीक है, क्षेत्रफल या जिसको हम एरिया की भी संज्ञा देते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पे अर्थात एरिया के आधार पे आपके प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाता है। और इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम जो आपको देख मिलता है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका स्वरूप क्या हो जाता है, अगर जो इस क्रम में बात करें, ठीक है, इस क्रम की अगर बात करते हैं तो इस क्रम में जो सही संदर्भ हो जाएगा उसका क्रम जो आपको देख मिलेगा, इनके संदर्भ में अगर बात करते हैं तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला होता है क्षेत्रफल के आधार पे, आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे, हमारे प्रदेश का ये वाला जो जिला है खास करके जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी की जब बात करते हैं तो ये वर्तमान में क्या हो जाता है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाता है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला अर्थात पहले नंबर पे जो जिला है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। क्या नाम होता है, लखीमपुर खीरी की जब बात करते हैं, लखीमपुर खीरी, तो ये लखीमपुर खीरी क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाता है। प्रमुखता से अगर जो देखा जाए तो इसका जो कुल क्षेत्रफल होता है वो लगभग 7680 वर्ग किलोमीटर के रूप में देखने मिलता है। कितना, 7680 वर्ग किलोमीटर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे बिंदु आपका क्लियर होना चाहिए, खास करके लखीमपुर खीरी जो आपके प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होता है, यह आपको पहले नंबर पे देखने को मिलता है। अगर हम यहीं पे बात करें दूसरे जिले की तो जाहिर सी बात है आपके प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, और दूसरे सबसे बड़े जिले की जब बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका सोनभद्र के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश का दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो वो है आपका सोनभद्र जिला। कौन सा, सोनभद्र की जब बात करते हैं तो सोनभद्र जिला हमारे प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला हो जाता है। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका कितना है, तो ये है 6788 वर्ग किलोमीटर। कितना, 6788 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाता है, इसका पूरा क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे के बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा जो जिला होता है वो कौन सा है, तो ये हो जाता है आपका हरदोई। ठीक है, हरदोई की अगर बात करते हैं तो हरदोई क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला हो जाता है। क्रम के रूप में अगर जो देखा जाए तो ये आपका तीसरा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जिसका नाम हो जाता है हरदोई। ठीक है, और हरदोई की जब बात करते हैं तो हरदोई का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाता है 5947। कितना, 5947 वर्ग किलोमीटर आपके हरदोई का क्षेत्रफल हो जाता है। हरदोई के बाद अगला जो जिला आता है छोटे क्रम में तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे सीतापुर। और सीतापुर की जब बात करते हैं तो सीतापुर आपका चौथे नंबर का जिला, खास करके बढ़ते जिले के क्रम में। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है चौथे नंबर का, खास करके जिसका नाम है सीतापुर। ठीक है, सीतापुर। और इस सीतापुर की जब बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल तो ये हो जाता है 5743। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं न कहीं ये जो नंबर हैं क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां पे इस नंबर का बिल्कुल मतलब नहीं है।
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जब नंबर का मतलब नहीं तो फिर लिखने की क्या दरकार थी। तो यहाँ पे लिखने का मतलब ये था, चूंकि आप लोग एक अबोध बालक हो, तो अबोध बालक को क्या किया जाता है, अंगुली पकड़ के समझाया जाता है। उसी क्रम में हमने यहाँ पे इस बिंदु का इस्तेमाल किया कि आपको पता चल पाए, चूंकि नंबर तो आप जानते हैं कि नंबर कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है। अगर जो एरिया को हम बताते कि नहीं लखीमपुर बड़ा है और कहीं न कहीं आपका सोनभद्र छोटा है तो कहते ना 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 लखीमपुर हम बड़ा बताएंगे, ठीक है। तो इस कारण से हमने क्या किया, उसके एक्चुअल वैल्यू को लिख दिया जो कि पैमानित किया गया है। और उस आधार पर अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 7680 वर्ग किलोमीटर ये आपके लखीमपुर का क्षेत्रफल है, जबकि उससे छोटा नंबर है 6778 वर्ग किलोमीटर जो आपके सोनभद्र का हो जाता है। और इसी तरीके से आप घटते क्रम में देख सकते हैं कि 5947 है और उसके बाद 5743 है। तो यहां पे आपको इस नंबर की जरूरत नहीं होगी, बस केवल आपको यह पता होना चाहिए 4 बड़े जिले खास करके जो क्षेत्रफल के आधार पे हैं, पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हरदोई और चौथा है सीतापुर, ठीक है। तो इसका काम यहां पे तमाम हो जाता है, ठीक है। हमारे प्रदेश के क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इन जिलों का जो क्रम आपको मिलता है वो क्रम आपको विशेषतः इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यही होगा कि हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सीधी सी बात, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका जवाब कौन सा होगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्योंकि हमने 4 ऑप्शन इस वजह से लिए, कभी कभी क्या होता है पहले को ना पूछता है, क्योंकि पहला लगभग सबको पता होता है, तो वो पूछ लेता है कि हमारे प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सोनभद्र है। इसके अलावा अगर जो पूछ लिया कि हमारे प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इस नाते हम केवल 3-4 जिलों का संदर्भ ले रहे हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये आपके बड़े जिले का क्रम देखने को मिलता है। तो आप यहां पे एक तरीके से श्योर हो गए कि हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है। तो यहां पे बिंदु क्लियर हो गया कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी के रूप में देखने को मिल गया। अब यहीं पर अगर बात करते हैं तो इसी के साथ ही हम अगले पड़ाव की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पे ही, किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे ही सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, और इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमारे यहां पे क्षेत्रफल अर्थात एरिया के आधार पे अगर बात करें तो प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला होता है उसका जो संबंध आपको देख मिलता है वो कुछ इस तरीके से देख मिलता है। सबसे छोटा जो जिला होता है वो आपको हापुड़ के रूप में देख मिलता है। किसके, हापुड़ की जब बात करते हैं तो इस हापुड़ के रूप में देख मिलता है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक छोटा सा जिला है जो है हापुड़ के रूप में, ठीक है। तो हमारे प्रदेश का जो हापुड़ हो जाता है, अगर जो इसकी बात करते हैं तो संकलन के आधार पर ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रदेश का ये सबसे छोटा जिला, क्या, सबसे छोटा जिला। तो हापुड़ की जब बात करते हैं तो हापुड़ क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो जाता है। और इस हापुड़ की जब बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 660 वर्ग किलोमीटर। कितना, 660 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल हो जाता है। यहीं पर अगर जो देखा जाए तो दूसरे नंबर पे कौन सा जिला आता है, तो दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद एक छोटा सा जिला होता है जिसका क्रम होता है गाजियाबाद के रूप में। तो गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो ये आपके प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला हो जाता है। तो दूसरा गाजियाबाद, गाजियाबाद। इस गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो गाजियाबाद हमारे प्रदेश का क्या हो जाता है, दूसरा सबसे छोटा जिला होता है, जिसकी अगर बात करते हैं तो इसका पूरा क्षेत्रफल 910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। गाजियाबाद के बाद अगर जो हम तीसरे जिले की बात करते हैं तो तीसरा जो क्रम से आपका जिला आता है वो आता है यहां पे एक छोटा सा जिला, आपने सुना भी होगा भदोही नाम पे, ठीक है। क्या नाम से, भदोही की जब बात करते हैं तो भदोही क्या हो जाता है, आपका तीसरा सबसे छोटा जिला हो जाता है। तो क्रम से ध्यान रखिएगा, तीसरा सबसे छोटा जिला वो हो जाता है बनारस के पड़ोस में पड़ता है भदोही। कभी कभी इसको हम संत रविदास नगर के रूप में भी जानते हैं। और भदोही का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको देख मिलता है 1015, कितना, 1015 वर्ग किलोमीटर के रूप में। कितने में, 1015 वर्ग किलोमीटर के रूप में क्या हो जाता है, ये आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर जो देखा जाए तो इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा जिला आता है, तो चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है शामली, ठीक है। और शामली की जब बात करते हैं तो ये आपके प्रदेश का क्या हो जाता है, वर्तमान में चौथे नंबर का सबसे छोटा जिला होता है। तो यूं कह सकते हैं कि शामली आपका अगला सबसे छोटा जिला।
और शामली की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, तो इसका क्रम हो जाता है 1167 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जितने लोग यहाँ पे भदोही वाला क्रम ले रहे हैं या फिर शामली का क्रम ले रहे हैं उनसे यहाँ पे संदर्भ है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, यहाँ पे संदर्भ है कि आप क्या करें, क्योंकि आप भी जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को जानते हैं कि जो आंकड़े हैं वो क्या होते हैं, चीज़ों को अपडेट करते होते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर जो पहले जब हापुड़ नहीं बना होगा और शामली नहीं बना था तो जाहिर सी बात है कि इधर के जिले बड़े रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उस क्रम में आपका छोटा जिला भदोही था, लेकिन जब आपका शामली बन गया, हापुड़ बन गया और इस तरीके से नए जिले बनते चले गए तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो गया, बड़े बड़े जिले छोटे होते चले होंगे। और इस क्रम में आप यहाँ पे, इसीलिए हम इस आंकड़े को लिख रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए किसकी बात, 660 वर्ग किलोमीटर अगर जो है तो बड़े और छोटे नंबर की पहचान आपको जरूर होती है। जितने लोग भदोही कर रहे हैं तो भदोही का नंबर देखिए कितना है, भदोही का जो क्षेत्रफल है वो है 1015। क्लियर है, 1015 वर्ग किलोमीटर है। जबकि अगर जो हम हापुड़ की बात करते हैं तो 660 है। अब यहां पे बताइए 1015 बड़ा है कि 660 बड़ा है, क्लियर सी बात है। तो यहां पे 660 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जिला हो जाएगा। और जैसा कि गाजियाबाद की आप संकल्पना कर रहे हैं तो गाजियाबाद का वर्ग किलोमीटर कितना है, 910 है। नंबर इसी कारण से लिखा गया जिससे आपको कंफ्यूजन ना, ठीक है, नंबर इसी कारण से लिखा गया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी यहां पे जो संदर्भ है प्रश्नों के हिसाब से वो केवल ये है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और प्रदेश का सबसे छोटा जिला वो आपका क्या हो जाता है, वो आपको शामली के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो शामली की जब बात कर, शामली आ गया, अरे तुम लोगों के चक्कर में हमारा भी चला जाएगा। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा जिला वो आपके हापुड़ के रूप में देख मिलता है। ठीक है, तो हापुड़ प्रदेश का सबसे छोटा जिला और सबसे बड़े जिले की जब बात करते हैं तो आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दें। ठीक है, यहां तक अगर जो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दें कि नहीं ये वाला बिंदु नहीं समझ में आ रहा है या फिर इससे आगे की कोई दरकार है। ठीक है, कुछ लग रहा है सर, प्लीज टेल, का टेल कर दें। अरे वाह भाई, ये नवनीत कुमार कौन है, यहाँ से देखो तो थोड़ा, अगर जो सीधा सा ब्लॉक कर दो। कोई कोर्स लिए हैं, मतलब बांध थोड़ी ना लिए हैं। यूट्यूब ना है बेटा, लव यू व्यू का चक्कर यूट्यूब पे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जोड़ा बनाओ, शादी किया, ब्याह करो, नौकरी बसाओ, लेकिन यहाँ पे मम्मी पापा के सपने को साकार करने के लिए आए हो तो जितना लव यू का चक्कर है ना, अगर जो आग लगी है तो उसको घर पे बता दो। ठीक है, मम्मी पापा उसका भी व्यवस्था करा देंगे। कोई लड़की होगी उससे शादी करा देंगे। ठीक है, तो सारी आग निकल जाएगी। यहाँ पे अगर जो बैठे हो तो यहाँ पे केवल पढ़ाई का संदर्भ रखो, अपने परचम की बात करो, अपने सफलता के परचम लहराने की बात करो, उस पड़ोसी का जवाब देने की बात करो जिसने आपसे बार बार कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। खास करके उन लोगों के मम्मी पापा का स्वप्न ना तोड़ो इस क्लास में आके, जिन्होंने अपने मम्मी पापा के स्वप्न को देख करके उसको साकार करने की एक संकल्पना ली है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। क्लियर है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके सबसे बड़े जिले का क्रम होता है और यहीं पर सबसे छोटे जिले का क्रम हो जाता है। ठीक है, अब अगर जो हम बात करें तो हमारे प्रदेश में अगला जो पड़ाव आता है वो आता है, जैसा कि हमने पीछे चर्चा भी किया था, किसका, तो परीक्षा में 2 बिंदु पूछा जाता है। किसका, खास करके हमारे यहाँ पे ये जो जिला परिषद होते हैं इनका नाम नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो नंबर कम होते हैं उनका पूछा जाता है कि मंडल और संभाग की जब बात करते हैं तो 18 मंडल है, लेकिन इनमें से 18वां मंडल कौन सा नहीं है। और दूसरा बिंदु होता है कि ये जो नगर निगम है इनकी संकल्पना, नगर निगम जैसा कि आप कई बार कंफ्यूज हो रहे हैं, तो नगर निगम अर्थात कह सकते हो जो हमारी शहरी क्षेत्र होती है, अर्थात म्युनिसिपैलिटीज होती है शहरी क्षेत्रों की। जैसे गांव में तो गांव पंचायत होता है, लेकिन अब शहर जो होंगे जहां पे बड़ी जनसंख्या निवास करती है तो वहां पे शासन प्रशासन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो डेवलप किया है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करते हैं तो हम अगला जो पड़ाव लेंगे वो खास करके अपने यहाँ पे लेंगे, नगर निगम की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में क्या है, वर्तमान में कुल 17 नगर निगम है। क्या है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में क्या है, कुल 17 नगर निगम है। अगर जो इनकी बात करते हैं तो इन 17 नगर निगम का संदर्भ कैसे कैसे है अगर जो हम उसकी बात करें। ठीक है, अब आपको पता तो होना चाहिए कि ये आखिर 17 नगर निगम हम बार बार करें तो ये 17 नगर निगम कौन कौन से हैं। ठीक है, 17 नगर निगम की जब बात करते हैं तो ये 17 नगर निगम कौन कौन से हैं। ठीक है, क्लियर है।
17 नगर निगम की जब बात करते हैं तो ये आपको कितने देखे मिलते हैं, खास करके जिसको हम नाम देते हैं म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंतर्गत। क्लियर, म्युनिसिपल कारपोरेशन की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं किसका, नगर निगम का, तो नगर निगम की संख्या बड़े स्तर पे आप जान गए हैं कि नगर निगम की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये आपकी हो जाती है 17। कितनी नगर निगम, और नगर निगम की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या वर्तमान में 17 है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये 17 नगर निगम कौन कौन से हैं। ठीक है, 17 नगर निगम कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक एक कर को हम क्या करेंगे, क्रम वाइज देखने की बात करेंगे। सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे, ये ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपका हो जाता है यहाँ पे सहारनपुर। ठीक है, सबसे पहले की जब बात करते हैं तो सबसे पहला नगर निगम आपका सहारनपुर। सहारनपुर क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे एक नगर निगम है, अर्थात जो शहरी क्षेत्र की बात की जाती है तो शहरी क्षेत्र में प्रशासन के दृष्टिकोण से सहारनपुर क्या हो जाता है, आपके प्रदेश का पहला नगर निगम हो जाता है। सहारनपुर के बाद अगर बात करें तो आपका अगला जो होता है वो होता है मेरठ के रूप में। किसका, मेरठ की जब बात करते हैं तो अगला नगर निगम आपका मेरठ। ठीक है, मेरठ के बाद अगला नगर निगम जो आता है वो आता है यहाँ पे छोटा सा, और इस छोटे से की जब बात करते हैं तो ये कौन सा है, तो ये आपको होता है गाजियाबाद के रूप में। किसके रूप में, गाजियाबाद के रूप में। जिला गाजियाबाद की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक नगर निगम के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, गाजियाबाद के रूप में। गाजियाबाद के बाद अगले की अगर बात करते हैं तो अगला हो जाता है आपका ये वाला, खास करके जिसको हम नाम देते हैं अलीगढ़ का। ठीक है, तो अगला नगर निगम हमारा क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है अलीगढ़ के रूप में। अलीगढ़ आपका अगला नगर निगम। ठीक है, अलीगढ़ के बाद अगर जो देखा जाए तो आपने सुना भी था, अभी पीछे कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ये वाला जो क्षेत्र है, अर्थात ये मथुरा और वृंदावन का, तो इसको भी क्या किया गया था, एक नगर निगम घोषित किया गया था। तो इसकी जब बात करते हैं तो ये आपका मथुरा वृंदावन नगर निगम। क्या, मथुरा वृंदावन नगर निगम। ठीक है, तो मथुरा वृंदावन की जब बात करते हैं तो ये भी आपके यहाँ पे एक नगर निगम के अंतर्गत आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो यहीं पे बात करें तो अगला जो आपका नगर निगम होता है वो आपको देख मिलता है किसके रूप में, तो ये हो जाता है आगरा के रूप में। किसके, आगरा की जब बात करते हैं तो आगरा आपके प्रदेश का अगला नगर निगम। ठीक है, आगरा की जब बात करते हैं तो आगरा क्या हो जाता है, आपके प्रदेश का अगला नगर निगम हो जाता है। इसी के साथ अगर बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, नगर निगमों के अंतर्गत ही अगला जो होता है वो हो जाता है यहाँ वाला, खास करके इसकी जब बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका फिरोजाबाद। कौन सा, अगला नगर निगम आपको देख मिलता है फिरोजाबाद के रूप में। फिरोजाबाद, ये फिरोजाबाद आपके प्रदेश का अगला नगर निगम। ठीक है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा संदर्भ होता है और वो हो जाता है आपके झांसी के रूप में। किसके, झांसी। झांसी आपके प्रदेश का क्या हो जाता है, अगला नगर निगम हो जाता है। ठीक है, झांसी ये आपके प्रदेश का क्या होता है, अगला नगर निगम के रूप में देख मिलता है। झांसी के बाद अगर जो देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, अगला जो होता है वो होता है आपका कानपुर के नाम से। ठीक है, अगला जो होता है वो हो जाता है आपका कानपुर के नाम से। किसके नाम पे, अगले की अगर बात करते हैं तो अगला जो होता है वो हो जाता है कानपुर के नाम से। ठीक है, तो कानपुर आपका अगला नगर निगम के अंतर्गत विशेषता देखने को मिलता है। ठीक है, कानपुर के अलावा अगर जो देखा जाए, ठीक है, कानपुर के अलावा अगर जो देखा जाए तो कानपुर के बाद अगला जो आता है वो आता है आपका प्रयागराज। क्या नाम होता है, अगला होता है यहाँ पे आपका इलाहाबाद, या जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे प्रयागराज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, कानपुर के बाद आपका प्रयागराज। प्रयागराज ये क्या हो जाता है, ये हमारे प्रदेश का अगला नगर निगम हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगला होता है यहाँ पे एक छोटा सा लोकेशन है आपका बनारस के रूप में। ठीक है, तो बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस हमारे प्रदेश का अगला नगर निगम। ठीक है, बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश का अगला नगर निगम हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगला होता है ये छोटा सा, और ये हो जाता है आपका गोरखपुर के रूप में। किसके रूप में, आपने गोरखपुर का नाम सुना हुआ, गोरखपुर नगर निगम। ठीक है, तो गोरखपुर
गोरखपुर क्या हो जाता है, हमारे प्रदेश का अगला नगर निगम विशेषतः देखने को मिलता है। गोरखपुर के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अगला नगर निगम पुनः यहाँ पे देख मिलता है, और वो हो जाता है किसके रूप में, ये जो फैजाबाद जिला है, हालांकि अब इसका नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है, तो इसका क्रम आपको देख मिलता है अयोध्या नगर निगम के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, अयोध्या नगर निगम की जब बात करते हैं तो अयोध्या नगर निगम के रूप में खास करके अयोध्या का क्रम विशेषतः। यहीं पर अगर देखा जाए तो एक छोटा सा ध्यान रखेगा, ये वाला जिसको हम क्या नाम देते हैं, लखनऊ। ठीक है, तो नगर निगमों के अंतर्गत अगला नगर निगम लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ क्या हो जाता है, ये आपके प्रदेश का अगला नगर निगम हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, छोटा सा एक संदर्भ होता है, ये खास करके जिसको हम क्या नाम देते हैं, शाहजहांपुर। क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं शाहजहांपुर। और ये शाहजहांपुर क्या हो जाता है, ये हमारे प्रदेश का अगला नगर निगम हो जाता है। ठीक है, और इस शाहजहांपुर का विशेष नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो इस सरकार ने क्या किया था, इस नगर निगम को बड़े स्तर पे डेवलप किया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके किसकी बात करें, अपने यहां पे। ठीक है, अपने यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका डेवलप किया गया था सन 2018 में। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि ये हमारे प्रदेश का क्या है, नवीनतम नगर निगम भी है। नवीनतम मतलब एक तरीके से न्यूली की जब बात करते हैं, मतलब नया नया जो आपका नया मंडल बना है वो आपका शाहजहांपुर बना है। अर्थात 17वें मंडल की जब बात करते हैं, 17वें नगर निगम की, तो आपके शाहजहांपुर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, शाहजहांपुर के रूप में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, एक आपका हो जाता है ये वाला, और इसकी जब बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका मुरादाबाद के रूप में। किसके बाद, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद हमारे प्रदेश का अगला नगर निगम हो जाता है। और मुरादाबाद के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक और हो जाता है जिसका नाम होता है आपका बरेली नगर निगम। ठीक है, क्या हो जाता है, बरेली नगर निगम। तो आप देख लीजिए संख्या के आधार पे आपके 18 हो गए कि 17 हो गए। ठीक है, सहारनपुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम जब इनकी बात करते हैं तो उनका क्रम आपको इस तरीके से देखने मिलता है। ठीक है, क्योंकि इनका नाम लिखवाने का एक पर्पज था, हालांकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो होता है वो ये प्रश्न में सीधा सा प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन का स्वरूप होता है वो यही होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्या है, नगर निगम का स्वरूप नहीं है। तो इसका सीधा सा संदर्भ आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है। तो आपको अगर जो नामों की संख्या पता होगी तो कहीं ना कहीं आपको चीजें पता हो जाएंगी। ठीक है, प्रयागराज के बाद आपका बनारस का है। ठीक है, प्रयागराज के बाद आपका बनारस का है, अगर जो उधर की कह रहे हैं, और इधर की कह रहे हैं तो आपका कानपुर है। ठीक है, अरे नगर निगम भाई, नगर निगम हमने पीछे चर्चा किया कि शहर के हमारे यहाँ पे दो चीजें होती है ना, गांव और शहर। आप जानते हैं ना, गांव देहात का नाम जानते हैं, गांव से आप लोग संबंधित हैं। लेकिन जैसे ये दिल्ली है तो दिल्ली में तो प्रधान होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दिल्ली में कहां से प्रधान होंगे, कितने प्रधान बनाए जाएंगे। तो इस कारण से जो शहरों की प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो अलग तरीके से होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप किया गया, तो शहर जो होता है वहां का त्रिस्तरीय अलग होता है और गाँव का त्रिस्तरीय अलग होता है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे ऊपर की इकाई होती है जो नगर निगम के रूप में मिलती है, और इसका प्रमुख भी ध्यान रखिएगा, इसका प्रमुख क्या होता है, जनरली आप जिन्हें जानते होंगे मेयर के रूप में चुना जाता है। किसके रूप में, मेयर की जब बात करते हैं तो इस मेयर के रूप में इसका चुनाव किया जाता है। ठीक, बता दीजिए अब इससे बढ़िया टिक क्या होगा, मैप के सारी चीजें आपको दिख गई हैं, टिक क्या करोगे, नाम देख लो, बस इतना पता है। कहीं ना कहीं नाम अगर जो आपको क्लियर हो जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उन सारी चीज़ों का आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये अगर जो नगर निगम आपके हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कौन सा नगर निगम ऐसा है जो आपके क्या हो जाता है, कहीं न कहीं देखने को मिलता है। जनसंख्या में जिले, वाह भाई वाह। कोई कह रहा है करंट अफेयर की क्लास नहीं होगी का, यहाँ पे नगर निगम 17 है। ठीक है,
मंडलों की संख्या 18 है। ठीक है, अभी पीछे लिखवाया है, ये ना समझ में आया, ये जो चीज़ें लिखवाई हैं वो किस बेस पे लिखवाई हैं, इसीलिए तो नंबर लिखवाया है, किस नंबर के आधार आप जान ले। मंडल हमारे यहाँ पे 18 है, जबकि नगर निगम की बात करते हैं तो उसकी संख्या 17 है। तो जो 17 नगर निगम है उनको हमने वेरीफाई करने की बात किया। अब हम अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि हम अगले पड़ाव की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अगला संदर्भ देखेंगे अपने यहाँ पे मंडलों की, किसकी, 18 जो हमारे प्रदेश के मंडल हैं उनकी हम चर्चा प्रमुखता से करेंगे। ठीक है, तो प्रदेश के क्रम में 18 मंडल कौन कौन से हैं उनकी जरूर हम यहाँ पे चर्चा प्रमुखता से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको भी क्या करता है, लोकेशन के आधार पर विभिन्न पहलुओं को वहाँ पे संदर्भित करता है कि क्या चीज़ें किस प्रकार से। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खास करके हम किसकी बात करें, अगला जो पड़ाव ले रहे हैं वो हम अपने यहाँ पे विशेषतः बिंदु के हिसाब से अगर बात करें तो बिंदु के हिसाब से हम चर्चा करेंगे अपने यहाँ पे मंडल को। क्लियर, मुरादाबाद से हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप मुरादाबाद से हैं, पीतल लंगड़ी। ठीक है, टाइम ओवर, कहाँ टाइम ओवर हो गया भाई, 5 बजे तक क्लास होती है। देखो एक चीज़ है ना, ये पढ़ाई लिखाई का जो संदर्भ होता है वो किसी के कहने पे अगर जो आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई में नहीं मन लगेगा, लेकिन जब यहाँ से इच्छा होती है ना, मन से अपना मन करता है कि नहीं हमें समाज में कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, इवन अपने लिए भी कुछ करना है। ठीक है, तो अंदर से एक अलग एनर्जी आती है। बाकी अगर जो किसी ने कहा अरे भाई यूपी में कांस्टेबल की बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, यूपी में लेखपाल की वैकेंसी आती है, आरआरबी की वैकेंसी आती है, एसएससी की वैकेंसी आती है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी भर दो। तो आप जानते भी हैं कि एक जो फॉर्म निकलता है तो उस फॉर्म में क्या होता है, भरने वालों की संख्या कितनी होती है। जैसे मान लिया अभी एसआई का फॉर्म आया था यूपी में, तो यूपी एसआई में कितने लोग अपीयर हुए थे, जाहिर सी बात है 10,000 सीटें थी, लेकिन फॉर्म कितने भरे गए थे, 12 लाख। सोच सकते हैं 12 लाख मतलब किसी देश की जनसंख्या होगी, और उस 12 लाख में कितने लोग एग्जाम देने गए, 9 लाख। ठीक है, अब उसके बाद किस तरीके से उनकी छटनी होगी वो तो राम मालिक हैं, क्योंकि अंतिम समय पे 10,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर जो सबको सेलेक्ट होना होता तो जाहिर सी बात है कि गांव में पानी की गुमटी कौन लगाता। ये जितने लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं ना, विश्वास मानिएगा कि अगले चरण में उनका यही काम होगा कि गांव पे चूंकि बेरोजगार रहेंगे तो गांव में एक बहुत अच्छी पेंट वेंट की करके और बाकायदा बहुत अच्छा शीशा उषा लगा के क्या करेंगे, गांव में अपनी एक पान की गुमटी खोलेंगे और जहां पे क्या करेंगे, चूना कत्था लगाएंगे, 5 रुपये में 1 जोड़ा, 10 रुपये में 2 जोड़ा, और बाग में बगल में युवा केसरी, कमला पसंद, पुकार, श्याम बहार और बहुत सारी चीज़ें उसमें रखेंगे, जिसमें माचिस का डिबिया भी होगा, लाइटर भी होगा, घर के ज़रूरत के लिए हो सकता हो कि और चीनी चिनवनी ये रख लें। ठीक है, जानते भी होंगे, आपने उसमें देखा भी होगा कि वो जो रहता है ना वो गाँव का गुमटी, तो उस गुमटी में एक शीशा भी लगाया जाता है। शीशे का क्या मतलब होता है, तो शीशे का मतलब यही होता है कि हम अपना चेहरा बार बार देखें। क्यों, क्योंकि इसी चेहरवा के आधार पे हम क्लास में जब गए थे वहाँ पे बार बार मास्टर हमसे बोल रहा था कि भाई पढ़ ले तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हम ना सुन रहे थे। हमें तो रिया पिया सिया और संगीता का साथ चाहिए था, तो हम क्या कर रहे थे, इसी चेहरे के बल पे पूरी तरीके से कमेंटबाजी कर रहे थे। लेकिन अब वही चेहरवा देख के हमें ये पता चलता है कि वो रिया सिया पिया भी क्या की, हमारा साथ निभा के और अपना सिलेक्शन ले गई, लेकिन हमें कहाँ छोड़ गई, इस पान की दुकान पर छोड़ गई। तो हम क्या करते हैं, जख्मी दिल वाला गाना विविध भारती पे लगा के और बड़े आराम से लोगों को चूना लगाते हैं, क्योंकि वही संदर्भ रह जाता है। ठीक है, खैर चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं अगले संदर्भ को। अगले संदर्भ लेते हैं हम यहाँ पे किसका, वो लेते हैं अपने यहाँ पे मंडल का। और मंडल जिसे हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे संभाग की भी संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं, अगला जो संदर्भ हो जाता है वो हो जाता है मंडल का। मंडल या जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने यहाँ पे संभाग भी बोलते हैं। जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि हमारे यहाँ पे जो मंडल हैं, जो संभाग है, उनकी वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, तो वो है 18। कितनी संख्या है, वो संख्या आपकी हो जाती है 18। ठीक है, तो इस 18 के क्रम में अगर देखा जाए तो 18 जो संख्या होती है वो आपको किसके रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 18 जो संख्या होती है, इस 18 संख्या के आधार पर अगर बात करें तो कौन कौन से मंडल किस तरीके से आपको देख मिलते हैं, तो एक एक की शुरुआत करते हैं
और इस मैप को हमने विशेषतः इस वजह से चुना क्योंकि इस मैप में सारी चीजें क्या हुई हैं, विस्तृत तरीके से दी हुई हैं। एक एक को हम चुनते हैं। जैसे अगर जो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला मंडल, ठीक है, तो कलर के आधार पे देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे इसको अलग कर दिया है, ठीक है। और कलर के आधार पे अगर जो अलग किया है तो इसका मतलब हमें समझ में आ जाने चाहिए कि ये जो मंडल है ये आपका है सहारनपुर मंडल। क्या नाम है, इस मंडल का नाम है सहारनपुर मंडल। और इस सहारनपुर मंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें जिलों की जो संख्या है वो आपकी है 3। कौन सी है, एक है सहारनपुर, दूसरा है शामली और तीसरा है मुजफ्फरपुर नगर। क्या नाम हो जाता है, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। तो इस तरीके से इसमें कुल 3 जिले आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो मंडल आता है वो आता है ये वाला, और इस मंडल की जब बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका मेरठ मंडल। क्या नाम होता है, इस मंडल की जब बात करते हैं तो इस नाम का होता है मेरठ मंडल। और मेरठ में कितने जिले होते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा मेरठ के अंतर्गत जो जिलों की संख्या होती है खास करके वो हो जाती है आपकी 6, ठीक है। तो मेरठ मंडल में कुल जिलों की जो संख्या है वो आपकी कितनी हो जाती है, तो वो हजी थी 6। कौन कौन से, तो आपका है बागपत, मेरठ, इसके अलावा हापुड़, गाजियाबाद, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर और फिर आपका बुलंदशहर। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पे अगला जो मंडल होता है वो होता है मेरठ, जिसमें कुल जिलों की संख्या 6 प्रमुखता से देखने को मिलती है। बाकी अगर जो देखा जाए तो यहाँ पे अगला जो मंडल होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है। और इस मंडल की जब बात करते हैं तो इस मंडल का नाम क्या होता है, तो ये मंडल हो जाता है आपका अलीगढ़ मंडल के रूप में। इस अलीगढ़ मंडल की जब बात करते हैं तो इसमें कुल 4 जिले हैं। कौन कौन से, अलीगढ़ है, कासगंज है, एटा है और फिर आपका हाथरस है, ठीक है। अलीगढ़ मंडल की जब बात करते हैं तो अलीगढ़ मंडल में कुल कितने जिले हैं, तो इसमें कुल जिलों की संख्या है 4। कौन कौन से, अलीगढ़, कासगंज, एटा और फिर आपका हाथरस। ये 4 जिले इसमें प्रमुखता से आपको देखने को मिलते हैं। और हमने चर्चा भी किया कि ये हमारे प्रदेश का क्या है, नवीनतम मंडल है, जो कि 2018 में क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। 2008 में क्या किया गया था, इस मंडल को बनाया गया था, जो कि अलीगढ़ नाम से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगले मंडल की जब बात करते हैं तो ये मंडल खासा, और इस मंडल की जब पर्याय की बात करते हैं तो ये मंडल किस नाम से, तो ये मंडल जो होता है वो आपको देख मिलता है हमारे प्रदेश में। खास करके अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका आगरा मंडल के रूप में। किसके मंडल के रूप में, ये मंडल हो जाता है आपका आगरा मंडल के रूप में। आगरा की जब बात करते हैं तो इस आगरा में कितने जिले हैं, तो आगरा है, मथुरा है, फिरोजाबाद है और फिर आपका मैनपुरी है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें कुल 4 जिले आपके प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। कौन सा जिला, आपके 4 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा और मथुरा, ये 4 जिले प्रमुखता से क्या हो जाते हैं, इस मंडल के अंतर्गत आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगले मंडल की जब बात करते हैं तो अगला मंडल ये वाला हो जाता है। और इस मंडल की जब बात करते हैं तो ये आपका जो अगला कलर है वो देख मिलता है खास करके कानपुर मंडल के रूप में। किसमें, कानपुर मंडल की जब बात करते हैं तो इस कानपुर मंडल के रूप में, जिसमें आपका जो जिला है वो है फर्रुखाबाद, इसके अलावा कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर, ठीक है। कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज और आपका फर्रुखाबाद। तो इस तरीके से कुल 6 जिले क्या हो जाते हैं, इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित हैं। क्या हो जाता है, इसमें अगर जो जिलों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें जिलों की संख्या कुल आपको देख मिलती है 6। कहाँ पे, ये आपको देख मिलता है खास करके कानपुर मंडल के रूप में, ठीक है। कानपुर मंडल की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत इसका नाम प्रमुख रूप से, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो हमारा अगला जो मंडल आता है वो आपको इधर के लोकेशन में देख मिलता है। और इस मंडल की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, तो इस मंडल को विशेषतः ध्यान रखिएगा, जो आपको संदर्भित देख मिलता है झांसी मंडल के रूप में। किसके, झांसी मंडल की जब बात करते हैं तो इस झांसी मंडल के रूप में देख मिलता है। और झांसी की जब बात करते हैं तो झांसी में कुल कितने जिले हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा झांसी के अंतर्गत कुल 3 जिले हैं। कौन कौन से, एक तो आपका झांसी है, दूसरा आपका जालौन है और तीसरा जो है वो आपका ललितपुर है। कौन कौन से, झांसी, जालौन और फिर आपका ललितपुर। ये क्या हो जाता है, ये आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो मंडल आता है वो आता है यहाँ पे। और इस मंडल की जब बात करते हैं तो ये मंडल आपको चित्रकूट मंडल के रूप में देखने को मिलता है। किस मंडल के रूप में, इस मंडल की जब बात करते हैं तो इसका नाम होता है आपका चित्रकूट मंडल। क्या नाम होता है, इस मंडल का नाम होता है चित्रकूट मंडल।
और चित्रकूट मंडल की जब बात करते हैं तो इसका एक चीज ध्यान रखिएगा, मुख्यालय कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय अलग है। इसका मुख्यालय जो है वो आपका है बांदा, ठीक है। तो चित्रकूट जो मंडल है उसका मुख्यालय है बांदा। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें भी 4 जिले हैं, महोबा है, हमीरपुर है, बांदा है और आपका चित्रकूट है, ठीक है। तो कुल 4 जिलों को सम्मिलित करता हुआ ये आपका अगला मंडल हो जाता है चित्रकूट मंडल। विशेषतः मुख्यालय इसका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि मुख्यालय की जब बात करते हैं तो मुख्यालय इसका बांदा प्रमुखता से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो मंडल होता है वो आपका होता है प्रयागराज। अगला जो मंडल है वो आपका किसके नाम से देख मिलता है, तो वो हो जाता है आपका प्रयागराज मंडल, ठीक है। क्या नाम होता है, अगला मंडल होता है आपका प्रयागराज मंडल, ठीक है। प्रयागराज मंडल, प्रयागराज मंडल की जब बात करते हैं तो इनमें जिलों की संख्या जो होती है अगला जो मंडल होता है वो होता है आपका प्रयागराज। इस प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज में भी कुल आपके 4 जिले होते हैं और इन 4 जिलों की जब संकल्पना की बात करते हैं तो ये कौन कौन से, तो विशेष ध्यान रखिएगा आपका फतेहपुर है। फतेहपुर के अलावा अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा कौशाम्बी और फिर आपका इलाहाबाद और फिर आपका प्रतापगढ़। तो ये 4 जिले इसके अंतर्गत आपके सम्मिलित हो जाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश का जो अगला मंडल होता है वो यहाँ पे आपको देख मिलता है और इसकी जब बात करते हैं, ठीक है, ये अगर जो इधर वाले मंडल की बात करते हैं तो इसका नाम क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये जो मंडल है ये मिर्जापुर मंडल है। खास करके इसमें 3 जिले सम्मिलित हैं। कौन सा, ये मंडल है आपका मिर्जापुर और मिर्जापुर में आपके कुल 3 जिले सम्मिलित हैं। कौन कौन सा, तो एक है आपका भदोही, इसके अलावा मिर्जापुर और फिर आपका सोनभद्र। कौन कौन से, सोनभद्र, मिर्जापुर और फिर आपका भदोही, ये क्या हो जाते हैं, इस मंडल के भाग हो जाते हैं। बाकी अगले मंडल की जब बात करते हैं तो ये आपका इधर वाला हो जाता है और ये हो जाता है आपका किस मंडल के नाम पे, तो ये मंडल होता है आपका बनारस मंडल के नाम पे। किसके नाम पे, इसकी अगर बात करते हैं तो ये मंडल है आपका बनारस के रूप में। बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस में कुल 4 जिले हैं। कौन से, 4 जिलों की जब बात करते हैं तो 4 जिलों में खास करके बनारस तो है ही है, इसके अलावा चंदौली है, गाजीपुर है और फिर आपका जौनपुर है। तो ये 4 जिले क्या हो जाते हैं इस मंडल के अंतर्गत आपको प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा अगला मंडल जो होता है वो आपको देख मिलता है आजमगढ़ मंडल के रूप में। किसके रूप में, अगला मंडल आपका हो जाता है आजमगढ़ मंडल के रूप में। और इस आजमगढ़ मंडल की जब बात करते हैं तो इसमें कितने जिले, तो इसमें कुल 3 जिले हो जाते हैं। और ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो ये आपको एक तो आजमगढ़ है, दूसरा मऊ है और तीसरा आपका बलिया है। क्या है, आजमगढ़, मऊ और फिर आपका बलिया, ये 3 क्या हो जाते हैं इसके अंतर्गत प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला मंडल कौन सा है, तो ये वाला आपको देख मिलता है और इसकी जब बात करते हैं तो ये प्रमुखता से आपका गोरखपुर मंडल। कौन सा, इसकी जब बात करते हैं तो ये आपका गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल की जब बात करते हैं तो इसमें कितने जिले, तो इसमें भी कुल 4 जिले, गोरखपुर है, इसके अलावा कुशीनगर है, देवरिया है और फिर आपका महाराजगंज है। तो ये 4 जिलों को आधारित करता हुआ आपका गोरखपुर मंडल प्रमुखता से। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा मंडल और ये आपको देख मिलता है बस्ती मंडल के रूप में। किसके रूप में, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका बस्ती मंडल के रूप में। बस्ती मंडल में कुल कितने जिले, तो बस्ती में 3 जिले हो जाते हैं, एक है आपका सिद्धार्थनगर, एक है संत कबीर नगर और एक है आपका बस्ती के रूप में ही, ठीक है। तो 3 जिलों की संकल्पना लेकर के ये आपका बस्ती मंडल विशेषतः देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ये अगला मंडल और इस अगले मंडल की जब बात करते हैं तो ये हो जाता है, खास करके आपने सुना होगा इसका नाम देवीपाटन मंडल। क्या नाम होता है, इसका जो नाम होता है वो हो जाता है आपका देवीपाटन मंडल। देवीपाटन मंडल विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका गोंडा है। क्या है, इसका मुख्यालय आपका गोंडा में पड़ता है, ठीक है। तो गोंडा में आपका देवीपाटन मुख्यालय। खास करके 4 जिले कौन कौन से, तो बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है और आपका गोंडा है। तो इस तरीके से 4 जिले इसमें प्रमुख रूप से आपको देख मिलते हैं। बाकी अगर जो देखा जाए तो यही साथ में ध्यान रखिएगा अगला मंडल जो है वो आपको यूं देखने मिलता है और इस मंडल की जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, तो ये मंडल आपका लखनऊ के क्रम में देख मिलता है। और लखनऊ मंडल की जब बात करते हैं तो इसमें कुल कितने जिले हैं, तो लखनऊ मंडल में कुल आपके 6 जिले हैं। कितने, लखनऊ मंडल में कुल आपके 6 जिले हैं और ये 6 जिले कौन कौन से हैं, तो ये है रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर और आपका लखीमपुर खीरी। कितने, 6 जिलों की जब बात करते हैं तो आपके लखनऊ मंडल के अंतर्गत पड़ने वाले ये प्रमुखता से जिले आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा ये वाला मंडल, और इसकी जब बात करते हैं तो ये मंडल कौन सा है, तो ये है आपका बरेली मंडल। और बरेली मंडल की जब बात करते हैं तो इसमें कितने जिले, तो यहाँ पे भी आपके 4 जिले हो जाते हैं। एक है आपका बरेली, बरेली के अलावा पीलीभीत, पीलीभीत के अलावा शाहजहांपुर और फिर आपका बदायूं, ये आपके क्या हो जाते हैं, 4 जिले इसमें प्रमुखता से देखे मिलते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो ये आपका इधर अंतिम की तरफ अगर जो देखा जाए तो ये हो जाता है आपका मुरादाबाद मंडल। ठीक है, कौन सा अगला मंडल होता है आपका मुरादाबाद मंडल। और मुरादाबाद मंडल की जब बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा इसमें कुल कितने जिले हैं, तो इसमें है आपके 5 जिले। कौन से 5 जिलों की जब बात करते हैं तो विशेषतः एक है आपका बिजनौर, इसके अलावा अमरोहा, साथ ही साथ मुरादाबाद, रामपुर और फिर आपका संभल, ये क्या हो जाते हैं, इसके अंतर्गत आपको प्रमुखता से देखने को मिलता है। एक यहाँ पे बीच में छूट रहा था तो इसको हम नोट लिख लेते हैं इसे बीच में ही, खास करके ये मंडल है आपका फैजाबाद मंडल। कौन सा, फैजाबाद मंडल की जब बात करते हैं तो इसका नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी सरकार के द्वारा इसका नाम भी चेंज किया गया था। कितने जिले हैं, तो इसमें पड़ते हैं कुल 5 जिले, क्रम से एक है बाराबंकी, एक है फैजाबाद, एक है अंबेडकर नगर, इसके अलावा सुल्तानपुर और फिर आपका अमेठी। तो फैजाबाद मंडल में कुल जिलों की संख्या 5 हो जाती है। तो इस तरीके से 18 मंडलों की जब बात करते हैं तो उनके जिलों की संख्या के आधार पे ये मैप अगर जो एक बार आप देख लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। हालांकि जो दरकार रहती है परीक्षा में वो रहता है कि इनमें से कौन मंडल नहीं है, या फिर कभी कभी बहुत ऊपर लेवल की अगर जो परीक्षा होती है तो उसमें यह पूछ लेता है कि इस मंडल में कौन सा जिला सम्मिलित है। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कई बार पूछा गया कि बस्ती मंडल में आपके जिलों की संख्या जो है 3 है, कौन सी, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती, तो वहां पे एक जिला डाल दिया बलिया। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किस मंडल में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास विशेषता यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली क्लास में जब मिलेंगे तो फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।